गाय के गोबर से, गौमूत्र से और बेसन से और गुड़ से ऐसा एक घोल तैयार किया जाता है। उसको 7-8 दिन रखते हैं, पालते हैं, एक तरह का गुणन करते हैं। उनकी संख्या करोड़ों में होती है प्रति ग्राम। फिर उस सॉल्यूशन को हम उस घोल को खेत में सीधा पानी के साथ में स्प्रे के रूप में और खाद के रूप में जब उसको देते हैं। उस समय मेरे को पिताजी की याद आती थी कि मेरे पिताजी कैंसर से ख़त्म हो गए और मैं अपने बच्चों को और अपने परिवार को काल के मुंह में नहीं धकेलना चाहूँगा। दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली जैसे फसल या सब्जी हो, वो कम से कम आधा एकड़ से 2 एकड़ तक या 1 हेक्टेयर तक अपने स्वयं के उपयोग के लिए वो फसल सब्जियां उगाकर अपने दैनिक उपयोग में लाएं। हरदा ज़िले में कितने किसान हैं जो कि रासायनिक खेती छोड़कर जैविक या प्राकृतिक खेती की तरफ रुख कर चुके हैं? मेरी फसल में तो कीट लगने ही बंद हो गए। अगर आप देखेंगे आज भी तो मेरे खेत में मधुमक्खी मिलेंगी आपको। जिस खेत में रासायनिक का प्रयोग होता है उस खेत में मधुमक्खी नहीं जाती सर। मेरे खेत में मधुमक्खी आज भी मिलेंगी आपको। पूरे देश भर में एक प्राकृतिक खेती का नाम से पूरा प्रोजेक्ट ही चलाया जा रहा है। तो जैविक खेती में ये जो जब कभी कीटों का हमला होता है फसल पर, तो किस तरीके से आप उसको फेस करते हैं और उसका क्या तरीका है? उसके लिए गाय एक ऐसा प्राणी है जो सारी समस्या को हल कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में। आज हम बात करेंगे जैविक खेती पर, एक ऐसी कृषि प्रणाली जो मिट्टी, पानी, मानव और पशु स्वास्थ्य चारों के लिए लाभकारी है। हम हरदा जिले की जमीन पर जैविक खेती की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ हैं 3 विशेष अतिथि। श्री JL कासदे जी, जो कि हरदा जिले में कृषि विभाग में उप संचालक के पद पर कार्यरत हैं। हमारे अगले अतिथि हैं श्री जय नारायण राय जी, जिन्होंने वर्षों पहले आज की परिस्थितियों का अनुमान लगा लिया था और तभी जैविक खेती प्रारंभ कर दी थी। वे आज इस क्षेत्र में सफलता की मिसाल बन गए हैं। हमारे तीसरे अतिथि हैं डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र हरदा में कृषि वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात। नमस्कार। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है हमारे कृषि वैज्ञानिक से। सर, जैविक खेती क्या है और यह रासायनिक खेती से किस प्रकार भिन्न है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और वर्तमान स्थिति और भविष्य को देखते हुए ये भविष्य की खेती की मांग भी है। अच्छा, अगर ऐसा देखें कि रासायनिक खेती और जैविक खेती, पहले तो ये समझने होंगे कि दोनों पहलू क्या हैं। तो इसमें अगर हम पहले बात करते हैं जैविक खेती की, तो जैविक खेती के 4 भागों में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले परंपरागत खेती होती थी। हाँ। उसी के आगे चल के प्राकृतिक खेती और जैविक खेती 1-2 मेन रूप निकले। उसमें से क्या, जैसे जब जैविक खेती की बात करते हैं तो वहाँ बात आती है कि जीवों के साथ में खेती करना या जीवों के उत्पाद के रूप में जो प्रोडक्ट निकलते हैं, जो उत्पाद निकलते हैं, उनसे खेती करना। यानी कि जब किसी खेती को करते हैं या पौधों को उगाते हैं तो जो उनके पोषक की आवश्यकता है उनके प्रतिपूर्ति तो करना होती है। हाँ। तो वो प्राकृतिक रूप से या जानवरों के उत्पाद से हम उनको सप्लीमेंट देके, प्रतिपूरक देकर खेती करते हैं। इस तरह जिसमें अपने केचुए खाद, वर्मी कंपोस्ट, ऐसे सारे कृषि आदानों के साथ में अगर खेती करते हैं तो जैविक खेती होती है। इसी का नया आजकल जो एक और चलन आया है, इसमें प्राकृतिक खेती एक रूप बदल के आया है। क्योंकि जब ये देखा गया कि जब जैविक खेती की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे आदान लगते हैं। यानी कि अगर हम मोटी मोटी बात करें तो 1 एकड़ के लिए 5 ट्रॉली गोबर की खाद लगती है। अच्छा। तो उस 5 ट्रॉली गोबर की खाद के लिए हमको बहुत सारे जानवरों की आवश्यकता होगी। आप देख रहे हैं जैसे आज के परिवेश में कि जानवर कम हो रहे हैं, तो खाद कहाँ से आएगा? तो उसमें कृषि आदान, जो जैविक आदान है, वो मतलब उपलब्ध होना बहुत कठिनाई की बात है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में प्रतिपूर्ति के लिए एक प्राकृतिक खेती अपना चलन में आया है अभी। तो उसमें क्या है कि ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का, सरकार का भी, कि भाई उसमें
आप जीव का सॉल्यूशन डालो, मतलब उसका घोल, जीवों की संख्या बढ़ाए मिट्टी में। मतलब जैसे ही मिट्टी में आपके जीव हैं, जो हमारे जैसे नाइट्रोजन है, आवश्यकता पड़ती है, वायुमंडल में 78% है, उसको उपलब्ध कराते हैं पौधे को। जैसे आपका राइजोबियम हो गया, नाइट्रोसोमोनास हो गया, ये सारे बैक्टीरिया। ऐसे ही अपना और भी जो KSB है, पोटेशियम सोल्बलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस सोल्बलाइजिंग बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं या जीव हैं या फंगस हैं जो हमारे मित्र भी हैं, पोषक के रूप में काम भी करते हैं और रोगों को रेजिस्टेंट देने में, मैनेजमेंट करने में, प्रबंध करने में काम आते हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक खेती में ये तथ्य सामने आया कि क्यों ना इनका सॉल्यूशन बनाकर, इनकी गुणन मात्रा बढ़ाकर प्रति एकड़ इनको दिए जाए। तो जब प्राकृतिक खेती चलन में आई तो सीधा सीधा है जीवों की खेती करना, यानी जीवों की संख्या केवल मिट्टी में बढ़ाना। इस आधार पर बिना केमिकल के केवल जीवों की संख्या बढ़ाकर और हमारी खेती का उत्पादन करना प्राकृतिक खेती का उद्देश्य में शामिल हुआ। तो उसमें क्या हुआ फिर कि जिसको 5-6 लक्ष्यों में अपन ने तोला है। सबसे पहला है बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, आपका बापसा हो गया और पौध सुरक्षा। इस तरह के 5-6 भागों में प्राकृतिक खेती को तोला। यही तुलना करते हैं अपन थोड़ा सा रासायनिक खेती से। तो इसमें क्या है, रासायनिक का जब तक ठीक है, जब तक समन्वित मात्रा में, अनुशंसित मात्रा में हम अगर चाहे खाद हो, चाहे रसायन हो या पेस्टिसाइड हो, उनका उपयोग अनुशंसित मात्रा तक हम करते हैं, तब तक हमारे जीवन पे बहुत सारा, जिस तरह का चलन में है कि बहुत सारा दुष्प्रभाव होता है, इतना नहीं होता है। तो रासायनिक खेती जब तक सही है, जब तक सीमाओं में हम करते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में अनाधुन दुरुपयोग के साथ करते हैं तो रासायनिक खेती हमारे लिए अभिशाप बन जाती है। ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया, प्राकृतिक खेती। तो थोड़ा सा और मैंने कुछ चीजें तो समझ में आई, लेकिन जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, अपन केवल इन दो खेती की बात करें तो इनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखो, जब हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों पहलुओं में बहुत क्लियर कट डिफरेंसेस अब समझ में आने लगे, समझ में आने लगे कि भाई अगर आपको प्राकृतिक खेती के रूप में खेती करना है तो वहाँ सीधा सीधा, क्योंकि जो हमारी सीमाएं थी जैविक खेती में कि कृषि आदान के रूप में जो हमको गोबर की खाद का 5 ट्रोले प्रति एकड़ लगता था, इसमें वो आवश्यकता नहीं है। इसके सिद्धांत के रूप में हम ऐसे गिन सकते हैं कि जो उसमें हमारे बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव होते थे, उनको पहले घनजीवामृत के रूप में, आपके जीवामृत के रूप में, जो कि आपका गाय के गोबर से, गौमूत्र से और बेसन से और गुड़ से ऐसा एक घोल तैयार किया जाता है। उसको 7-8 दिन रखते हैं, पालते हैं, एक तरह का गुणन करते हैं, उनकी संख्या करोड़ों में होती है प्रति ग्राम। फिर उस सॉल्यूशन को हम, उस घोल को खेत में सीधा पानी के साथ में, स्प्रे के रूप में और खाद के रूप में जब उसको देते हैं तो मिट्टी में जाकर उनका गुणन होता है, उनकी संख्या बढ़ती है, जिससे पोषक और आपका जो हानिकारक फफूंद हुई, हानिकारक रोगजनक हुए, उनको लड़कर हमारे पौधे को सुरक्षित करते हैं। ये इसका सिद्धांत है। यही अगर जैविक में बात करें तो हमको अलग अलग आधार डालने पड़ते हैं। जैसे आपके अगर पोषण की बात करें तो 5 ट्रॉली आपका गोबर का खाद हो गया, और उसके विकल्प के रूप में हम केचुआ खाद लेते हैं, मुर्गी खाद लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे खाद है, नाडे पे, कंपोस्ट है, इनका उपयोग करते हैं, तब जाके, और हमको जैव और रसायन नहीं डालना होता है। ओके, मतलब सर इसको ऐसा समझें क्या कि जो प्राकृतिक खेती जो है उसका एक एडवांस फॉर्म जो है वो जैविक खेती है? जी जी बिल्कुल, इसका इसी तरीके इसका यही रूप है कि इसका जो अग्रिम रूप है ये। हाँ, मतलब जैसे हम कहें कि हमें किसी चीज की, जो प्राकृतिक खेती में किसी कंपोनेंट की हमको जरूरत पड़ती थी, वो हम बाहर से लाते थे, लेकिन शायद जैविक खेती में हम उसको स्वयं प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? जी जी जी। यहाँ पर अपन, जैसे ही आपने ये बताया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारी सीमाएं थी आदानों की, वो प्रतिपूर्ति होना बहुत मुश्किल होता था। तो इसका एक नया विकल्प खोजा है कि भाई हम उन जीवों का ही गुणन करके प्राकृतिक में रूप में दें, तो प्राकृतिक खेती के रूप में। और इसमें कम से कम हमको जुताई और पानी की जो व्यवस्था है उसका वापसा के रूप में हम कम मात्रा में पौधे को जड़ों में जाए, उसको पोषण मिले। तो इस तरीके से बहुत अच्छे 5 सिद्धांत, बहुत ठीक तरीके एडवांस सिद्धांत। मतलब हम कहें कि जो प्राकृतिक खेती जो पुराने जमाने में जो हुआ करती थी, उसमें यदि हम थोड़ा सा साइंस लगा दें और कुछ चीज़ों की जानकारी हमको हो जाए, तो हम उसको जैविक खेती में कन्वर्ट करके हमारी जो लागत है
जो प्राकृतिक खेती में जैसे आपने कहा कि वो 50 ट्रॉली हमको खाद लगना है, तो उसकी वो जो लागत है उसको हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी से हमने जाना कि जैविक खेती, रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती, ये तीनों क्या है और ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। हम आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न श्री काजदे साहब से है। सर, हरदा जिले में कितने किसान हैं जो कि रासायनिक खेती छोड़कर जैविक या प्राकृतिक खेती की तरफ रुख कर चुके हैं? हरदा जिले में वर्तमान समय में जैविक या प्राकृतिक खेती करने वालों किसानों की संख्या वर्तमान समय में बहुत कम है। अच्छा, तो सर जैसा कि आपने बताया कि हरदा जिले में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है, तो प्रशासनिक स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विभाग की ओर से और शासन प्रशासन की ओर से लगातार हमारे जो क्षेत्रीय अमले और एलाइड डिपार्टमेंट, हमारे जो कृषि से संबंध है, इनके माध्यम से हम लगातार पंचायतों में जो अभी वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन में 29/5/2025 से 12/6/2025 तक लगातार ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे पूरे विभाग की ओर से, कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से एक विकसित कृषि संकल्प योजना के अंतर्गत कृषकों को लगातार प्राकृतिक और जैविक खेती पर हमने फोकस दिया और उसमें वैज्ञानिकों को द्वारा इसके लाभ और उसके फायदे के संबंध में ग्रामीण पंचायत स्तर पर हमने पूरा प्रचार प्रसार किया। ओके। डॉक्टर साहब, कृषि विज्ञान केंद्र भी एक ज़िले में एक महत्वपूर्ण एक संस्था है, तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ऐसे क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों का इंटरेस्ट हम डेवलप कर सकें? जी, इसमें क्या है कि जैसे कृषि विज्ञान केंद्र तकनीकी मार्गदर्शन में कृषकों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इसके द्वारा जो लैब टू लैंड वाला प्रोग्राम है, यानी कि सीधा जो लैब में बनता है, जो अनुसंधान होते हैं, अनुशंसित होते हैं, वो सीधा कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के द्वारा सीधा किसानों तक में पहुंचने में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसी तरीके से अगर जैसे अभी सर ने बताया, जो आपका विकसित कृषि संकल्प अभियान जो अपना लगभग 15 दिन चला है, ये प्री खरीफ में, यानी कि खरीफ पूर्व और रबी पूर्व ऐसा अनुमान है सरकार की तरफ से कि ऐसा चलाया जा सकता है। तो इसमें क्या पंचायत स्तर पर, यानी कि गांव स्तर पर किसानों को जागरूकता, एक तो जो कि बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। दूसरी बात, लिटरेचर उनको उपलब्ध कराए जाते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है, इनमें कौन कौन से आधान लगते हैं, किस तरीके से उनको बनाया जाता है, किस तरीके से कितनी मात्रा में और कब उपयोग करना है, इसका पूरा लिटरेचर दें उनको। हर गांव हम भी जाते हैं अपना कृषि विज्ञान केंद्र और अपने कृषि विभाग के साथ में सहयोग से हम लोग मिलकर बैठकें भी करते हैं, चौपाल भी करते हैं, जिनमें उनको पूरी जानकारी दी जाती है। किसानों को समझाने का प्रयास किया जाता है कि भाई लिखा हुआ ठीक है, उसको मौखिक रूप से भी साक्षात्कार में, और कुछ जगह हम प्रदर्शन भी करते हैं, जिससे केंद्र सरकार के द्वारा भी इसमें अपने हर जिले में, पूरे देश भर में एक प्राकृतिक खेती का नाम से पूरा प्रोजेक्ट ही चलाया जा रहा है। उसमें वहाँ के ज़मीन के प्राथमिक नमूने लिए गए हैं कि कितनी मात्रा में जीवाणु हैं, फंगस है, तो उनके आधार पर भी उनको, जैसे अपने यहाँ 6 डेमो डले थे, तो पिछली बार इसे प्रोग्राम डेमो के रूप में चल रहा है। जैसे ही वो अपने सफल होते हैं तो किसानों के लिए बहुत मार्गदर्शन का काम करेंगे, ताकि देख के लोग प्रोत्साहित होंगे, प्रेरणा लेंगे और इसके लिए आगे बढ़ेंगे जब इस बात को पूरी तरह जान लेंगे। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और मेरा आपसे है, जैसे कि हरदा में किसानों, बहुत ज़्यादा किसान डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं जैविक खेती की तरफ, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें क्या है कि जब जैविक खेती पे सीधा, क्योंकि अभी तक हमारी ज़मीन है उसको आदत पड़ी हुई है बहुत सारा खाद और बहुत सारे
कृषि आदानों के साथ में खेती करने की। अब है। जैसे ही जैविक पे जाते हैं तो वहाँ सीमाएं बढ़ जाती है। भाई आपको 5 ट्रॉली खाद उपलब्ध नहीं होगी, या हो भी गई या कम होगी, तो सीधा उत्पादन नीचे गिर जाता है। और जब धीरे धीरे 3 साल 4 साल के बाद में वो उत्पादन रिकवर होने लगता है, दोबारा पुनः आने लगता है, तब तक का इंतजार किसान करने में, क्योंकि जागरूकता की भी थोड़ी और थोड़ा संयम भी रखना पड़ता है, तब जाकर इस खेती में हम आगे सफल हो पाते। कुछ अनुभव खुद के भी होते हैं, आपकी ज़मीन की मांग कितनी है, कितना पानी चाहिए, ये सारी चीज़ों को अनुभव के लिए समय लगता है। और जो रासायनिक से करता है वहाँ तत्काल परिणाम मिल जाते हैं। इस वजह से थोड़ा बीच का जो गैप है रासायनिक से जैविक तक जाने में थोड़ा सा समय की मांग है। और धीरे धीरे जैसे सिद्धांत समझ में आएगा लोग जाएंगे। अच्छी है भविष्य की। मतलब हम ऐसे कहें कि जैविक खेती के बारे में जो जानकारी जो होना चाहिए वो जानकारी किसानों को नहीं है। जैविक खेती को लोग मतलब अपने किसान या जानकारी है कि जैविक बिना रसायन की खेती होती है, बस इतना जानकारी है। हाँ। लेकिन रसायन नहीं देकर उसके विकल्प में क्या देना है, क्योंकि फसल को तो उतने पोषण और उतने जो उसको आदान लगते हैं, कृषि आदान वो लगेंगे। हाँ। लेकिन उसको कैसे बनाना है, और हमको वो बनाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि भागदौड़ का जमाना है। हाँ। इस वजह से उनमें रुचि नहीं लेते। वहाँ मार्केट में उपलब्ध उत्पाद हैं वो सीधा उपयोग के हेतु उपलब्ध रहते हैं, तो सीधा खरीदा और खेत में इस्तेमाल कर दिया। तो उनको क्या जैविक में बनाने पड़ते हैं खुद के आदानों से, पशुओं से और कुछ चीज़ों से, तब जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बने बनाए मार्केट में नहीं मिलते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा बनाने में अरुचि दिखती है, तो उनको सीधा मिला हुआ तो उपयोग कर लिया। तो यहाँ थोड़ा सा रहता है गैप। मतलब हम कहें कि जो व्यक्ति जो किसान जैविक खेती अपनाना चाहते हैं, तो पहले तो जैविक खेती को पूरी तरह से समझें वो जी, है ना। क्योंकि आप जो ये नाम ले रहे हैं जीवामृत और जो 2-3 आपने नाम लिए, तो इन चीज़ों को पहले तो बनाना सीखे जी। और बनाना सीखने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं उसको जैविक खेती अपनाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हम बात करते हैं जय नारायण राय जी से, जिन्होंने वर्षों पहले जैविक खेती को अपना लिया था और आज हरदा जिले में जैविक खेती के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। राय साहब, मेरा आपसे प्रश्न है कि जैविक खेती का विचार आपके दिमाग में कैसे आया और कब से आपने ये जैविक खेती प्रारंभ की है? सर, मेरे पिताजी की मृत्यु कैंसर से हो गई थी और उनको लेकर मैं इंदौर गया था डॉक्टर के.टी. भार्गव के पास। जबकि मेरे पिताजी ने कभी भी धूम्रपान, नशा नाम की कोई चीज़ नहीं की, इसके बाद भी उनको कैंसर से मृत्यु हो गई। मेरे दिमाग में उस समय से ये कैसा फितूर था कि जब पिताजी ने कोई व्यसन नहीं लिया और कैंसर से इनकी मृत्यु कैसे हो गई, इसका विकल्प क्या है। 2019 में मुझे एक सज्जन मिले, उन्होंने डिकम्पोजर की एक डिबिया दी और 2 किलो गुड़ मंगाए, प्लास्टिक का ड्रम मंगा, और उसी समय से मैंने वो डिकम्पोजर बनाया और अपने खेतों में डालना चालू किया। कुछ थोड़े थोड़े जो जैविक किसान थे उन लोगों से मिला, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से मिला, कृषि विभाग के अधिकारियों से मिला, कृषि उद्यानी विभाग से मिला, और उन से जो तकनीक मिली उसके आधार पर मैंने जैविक खेती करना चालू की। तो सर 2019 और 20 में तो मुझे बहुत यानी नी के बराबर उत्पादन मिला। 12 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार मिली। घर वाले भी बहुत खपा हो गए कि तुम जो खेती कर रहे हो और नुकसान का धंधा है। उस समय मेरे को पिताजी की याद आती थी कि मेरे पिताजी कैंसर से ख़त्म हो गए और मैं अपने बच्चों को और अपने परिवार को काल के मुंह में नहीं धकेलना चाहूँगा। मतलब आपका कहना है कि जो हम जो खेती में रसायनों का जो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो फसल पैदा हो रही है वो कहीं ना कहीं उतनी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। जी। और उसके दुष्परिणाम कहीं ना कहीं हमको हमारे स्वास्थ्य में नज़र आ रहे हैं।
तो इस वजह से आपने ये जैविक खेती का का प्रारंभ किया। अब कितने एकड़ में आपकी खेती हो रही है? सर 10 एकड़ में पूरे में जैविक खेती कर रहा हूँ। 10 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं, ओके। और ये उत्पादन की बात यदि हम बात करें तो जो 10 एकड़ है, 10 एकड़ जब आप रासायनिक खेती करते थे 19 के पहले, तो उसमें 1 एकड़ में कितना उत्पादन होता था एवरेज? सर आज से 5-6 साल पहले की बात करूं और आज की बात करूं? नहीं, मैं चाहूंगा कि आप 19 के पहले तो बता दीजिए कि रासायनिक खेती से कितना उत्पादन होता था, और फिर ये आगे के जो ये 5 साल हैं इनमें, या 6 साल हैं, इनमें किस तरीके से ग्रेजुअली हुआ, वो थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहेंगे। सर जब मैं रासायनिक खेती करता था, यूरिया, डीप और पेस्टिसाइड का प्रयोग करता था, तो 18 से 20 कुंटल की पैदावार आती थी। 18 से 20 क्विंटल, ठीक है। जब मैंने 19 में प्राकृतिक गौआधारित जैविक खेती करना चालू की, ठीक, तो प्रथम वर्ष में मुझे 12 कुंटल की पैदावार मिली। मतलब 18 क्विंटल 12 क्विंटल आ गया, ठीक है। पर जब उसका मार्केट में मैं सेल करने को बेचने के लिए निकला, तो 4000 रुपये कुंटल के हिसाब से बिक गया। और वो रासायनिक खेती वाला वो कितने में बिकता था? 2000 रुपये कुंटल के हिसाब। मतलब डबल हो गया आपका, डबल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 12 बोरे यदि आपने किए तो 12 दूनी 24, तो वो रासायनिक खेती के 18 की जगह 24, यानी हम कहें कि भाई हमको जो राशि प्राप्त हो रही है, तो वो तो आपका 12 दूनी 24 हो गया ना, कि 24 बोरा आपको उत्पादन हुआ आपका। भले ही उत्पादन कम हुआ, लेकिन उससे जो लाभ हुआ आपको, वो उस रासायनिक खेती से ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ये हम तत्काल की बात करें तो ये 18 बोरे से 12 बोरे आ गया था। ये 12 बोरे, ये 5 सालों में इनमें कुछ फर्क आया? जी हाँ सर, सन 13 में 14 कुंटल की पैदावार आई। 23 होगा। हाँ 23 में। हाँ। फिर 24 में 15 कुंटल की पैदावार आई। हाँ। जो 4500 रुपये कुंटल के हिसाब से बिका। हाँ। और इस वर्ष 2024 में 18 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार आई, जो कि 4500 रुपये कुंटल के हिसाब से 10 एकड़ में 180 कुंटल गेहूँ प्राप्त हुआ। मतलब ये हुआ कि रासायनिक खेती के समय जो उत्पादन आप प्राप्त कर रहे थे 2019 के पहले, वो आपने धीमे धीमे जैविक खेती को जब अपनाने के बाद धीमे धीमे आपने 12 क्विंटल से शुरू करके वापस आप 18 क्विंटल पे आ गए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना उत्पादन रासायनिक खेती से हो रहा था, उतना ही उत्पादन आप जैविक खेती से कर रहे हैं। करेक्ट? सही है ये? और एक फायदा ये हो रहा है कि जो रासायनिक खेती की जो आपकी जो फसल हुआ करती थी, वो जिस भाव बिकती थी उससे लगभग 2 गुने भाव में आपकी ये जो जैविक की फसल है, ये आपकी बिक रही है। जयनारायण साहब, मैंने भी कई लोगों से चर्चा की और कई लोगों ने जैविक खेती नहीं करने की अपनी अपनी वजहें बताई कि हम इस वजह से जैविक खेती हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक प्रश्न मेरे भी दिमाग में उठ रहा है, जैसे जब कीटों का हमला होता है तो ये कहा जाता है कि फला कीट आता है तो फला दवाई डाल दो, फला रसायन डाल दो तो कीट मर जाता है। और हम जानते भी हैं, हम घर में भी मच्छरों को मारने के लिए एक अलग रसायन आता है, कॉकरोच मारने के लिए एक अलग रसायन आता है। तो इसी तरह के रसायन बने होंगे जो कि हमारी खेती की जो फसलें हैं उस पे जब कोई भी कीटों का अटैक होता है तो उसको मारने के लिए भी कहीं ना कहीं कीटनाशक बने हुए हैं। तो जैविक खेती में ये जो जब कभी कीटों का हमला होता है फसल पर, तो किस तरीके से आप उसको फेस करते हैं और उसका क्या तरीका है? सर बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इसका बहुत सीधा और सरल और फ्री का नुस्खा है मेरे पास में। उसके लिए गाय एक ऐसा प्राणी है जो सारी समस्या को हल कर सकता है। गाय के गोमूत्र से, गाय के गोबर से और वनस्पतियों से, जैसे नीम के पत्ते हैं, धतूरे के पत्ते हैं, अकाव के पत्ते हैं, सीताफल के पत्ते हैं, हरी मिर्च है, लहसुन की चटनी है, तम्बाकू का चूरा है, इन सब को मिश्रण करके बॉयल करके और प्रति पंप 500 ml 20 लीटर पंप में डाल के अगर अपन स्प्रे करेंगे तो सारे कीट खत्म हो जाएंगे। अच्छा। दूसरी बात मैं आपको एक बहुत अच्छी बताऊं, मेरी फसल में तो कीट लगने ही बंद हो गए।
आप अगर आप देखेंगे आज भी तो मेरे खेत में मधुमक्खी मिलेंगी आपको। जिस खेत में रासायनिक का प्रयोग होता है उस खेत में मधुमक्खी नहीं जाती सर। मेरे खेत में मधुमक्खी आज भी मिलेंगी आपको। ओके, तो ये यानी हम ये कहें कि यदि कभी कीटों का हमला होता है तो उसको समाप्त करने के लिए हम हमारे खेत में ही हम वो कीटनाशक बना सकते हैं। और वो बनाने के लिए हमें कोई चीज बाजार से खरीदने की, मुझे नहीं लग रहा कि कोई चीज बाजार से तम्बाकू के अलावा और कोई चीज बाजार से खरीदने की आवश्यकता है। 10 रुपए किलो में पूरा मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी चीजें, पत्ते और ये सब हमारे नॉर्मली हो सकता है कि खेत में ही हमको मिल जाएंगे। राय साहब, जैसा कि आपने बताया कि यदि हमको कीटनाशक बनाना है तो हमको गौमूत्र चाहिए, है ना। तो यहाँ एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है, यदि कोई व्यक्ति पशुपालन नहीं कर रहा है तो क्या उसके लिए जैविक खेती टिकाऊ हो सकती है? और पशुपालन और जैविक खेती का आपस में क्या संबंध है? सर, अगर जैविक खेती करना है तो पशुपालन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। बगैर गौमूत्र और गोबर और छाछ के बगैर तो जैविक खेती संभव नहीं है। ओके, मतलब हम ये कहें कि यदि हम जैविक खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो शुरुआत होनी चाहिए वो आपकी पशुपालन से होना चाहिए। और पशुपालन में भी हम देख रहे हैं कि शासन की बहुत सारी नीतियां आ रही हैं जो कि पशुपालन को प्रोत्साहित कर रही हैं। तो हमने जैविक खेती के बारे में जय नारायण जी से जानकारी हासिल की। अब मेरा अगला प्रश्न काजदे साहब से है। किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से क्या कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम शासन प्रशासन द्वारा संचालित किए जा रहे हैं? ये आपके द्वारा ये जो क्वेश्चन किया है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैविक या प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन के लिए मैनेज हैदराबाद के द्वारा एक नॉलेज पार्टनरशिप के रूप में और जैविक एवं प्राकृतिक खेती गाजियाबाद के द्वारा प्रमाणीकरण और बायो रिसोर्स सेंटर के रूप में उनको चिन्हांकित किया गया। साथ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि महाविद्यालय और साथ में पूरे प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र को भी इसमें सम्मिलित किया गया, जिसमें इन कृषि विज्ञान केंद्र और महाविद्यालयों के माध्यम से किसानों को लगातार प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार के माध्यम से इनको जागरूक और प्रोत्साहन किया जाएगा। ओके। मेरा अगला प्रश्न डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी से है। डॉक्टर साहब, गोबर, गौमूत्र, जैव कीटनाशक आदि के वैज्ञानिक पहलू क्या हैं और क्या ये जैविक खेती के लिए उपयोगी हैं? इसको हम इस तरीके से समझना चाहिए, जैसे अभी चर्चा चल रही थी अपना पशुपालन और जैविक दोनों का संबंध। तो इस संबंध को हमको इस तरीके से समझना चाहिए कि किसी भी जैसे मकान हो तो उसके लिए 4 पिलर बहुत आवश्यक होते हैं। इसी तरीके से जैविक खेती के लिए भी या खेती के लिए 4 पिलर होते हैं: जल, जमीन, जानवर और जल अपना जंगल। जंगल है तो जल है, जल है तो खेती है तो जानवर है, और जानवर के जो उत्पाद निकलते हैं उससे फिर खेती होती है, फिर जंगल बनते। तो इस तरीके से चारों पिलर के रूप में काम करते हैं, स्तंभ के रूप में काम करते हैं। तो एक दूसरे के संपूरक हैं। इनके बगैर जैविक खेती की परिकल्पना अधूरी रहेगी। तो ऐसे ही जब बात करते हैं तो खेत पर जंगल भी है, जानवर भी है, जमीन भी है और जल भी है, तब जाके ये परिकल्पना वहाँ साकार के रूप में हमारे सामने आती है। तो हम जब जैविक खेती में जाते हैं, चाहे तो पोषण की बात करें या कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन की बात करें, जब हम इसकी बात करते हैं तो जैसे राय साहब ने भी बोला था, तो आपके गौमूत्र, गोबर, ये क्या है, गौमूत्र में जैसे यूरिया 24-25% रहता है, आपके गोबर में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो उच्च सेलुलोज या सेलुलोज होता है, पूरा चारा रहता है, उसको 8 घंटे 12 घंटे में वो पचाकर एक गोबर के रूप में निकाल देते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं चयापचय की जो क्रिया है जानवर में, वो
बैक्टीरियाओं के द्वारा, फंगस के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है। तो वो जीव जब गोबर में से 8-12 घंटे में उसको पचाने के लिए पर्याप्त होते हैं, तो वो गोबर में जब करेंगे तो वो बैक्टीरिया भी आएंगे। तो इसी को सिद्धांत को लेते हुए गौमूत्र और गोबर, और फिर इसके गुणन के लिए उसमें गुड़ मिलाते हैं, और भोजन के रूप में आपका जो गुड़ है वो सुक्रोज का मेन काम करता है। इसी तरीके से जो बेसन है वो प्रोटीन का काम करता है। तो जीवाणु के लिए एक ये अपना सिद्धांत बना है जैविक और प्राकृतिक खेती में। तो इस आधार पर उसका गुणन करके और उन्हीं बैक्टीरियाओं को बहुत सारी बहुसंख्या में करके जमीन में जब देते हैं तो वो पोषण का भी काम करते हैं और हानिकारक रोगाणुओं को भी मारते हैं। तो इस सिद्धांत के आधार पर वहाँ से गोबर और गौमूत्र बहुत आवश्यक है। और फिर जब अलग अलग आदानों को तैयार किया जाता है, जैसे फसल सुरक्षा के रूप में आपका अग्न्यास्त्र एक बनाया जाता है, नीमास्त्र बनाया जाता है, 10 पर्णियर्क होता है और ब्रह्मास्त्र होता है। इस तरह के 4-5 चीज़ें हैं। और मैंने भी बहुत सारे प्रयोगों में लैब में, मैंने पैथोलॉजी से ही हूँ मैं, रोग विज्ञान से, पादप रोग विज्ञान से। तो जब देखा कि गौमूत्र के 5 से 25% के सॉल्यूशन मैंने लिए हैं, लैब में डिस्क 90 mm की होती है, तो उसमें जब देखा तो गौमूत्र का 15% का सॉल्यूशन भी अपने जो बहुत उच्च रासायनिक कार्बन डाइजीम है, प्रोपिकोनाजोल है, उनके बरोबर फंगस को मारने में सक्षम था। अच्छा, यही चीज अपने ट्राइकोडर्मा में। और लहसुन, जो दादा ने बताया, अपने जयनारायण जी ने बताया है कि लहसुन का पेस्ट लगाते हैं, तो लहसुन और आपका गौमूत्र अपने उच्च फफूंदनाशी के बरोबर फफूंद को मारने में सक्षम होते हैं। तो वो आदान यहाँ पर उपयोग करते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन अच्छे से किया जा सकता है रोगों का। अच्छा, डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे शब्द यहाँ इस्तेमाल किए, 4-5 अग्न्यास्त्र और जीवामृत और ये 5। तो ये शब्द थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। तो क्या ये शब्द, ये सारी चीज़ें बनाने की विधि से रिलेटेड कोई बुक या कोई लिटरेचर आपका विभाग प्रोवाइड करता है क्या? इसमें जो विधियां जितनी विधियां चल रही, चाहे वापसा की हो, चाहे बीजामृत हो, चाहे जीवामृत हो, गंजी, ये सारी विधियों को बहुत साधारण भाषा में बनाना, उपयोग करना, कितनी मात्रा में करना, कब करना, ये सारी लिटरेचर के माध्यम से अपन किसानों को भी देते हैं और प्रदर्शन के रूप में भी उनको उपलब्ध कराया जाता है। बीच में तो कृषि विभाग के साथ से हमारे यहाँ एक डिकम्पोजर का एक यूनिट बनाया गया था। अच्छा। जिससे मात्र गुड़ ना के बरोबर 1 लीटर अपना भर के वहां से जामन, जैसे बोलते हैं ना दही जमाने के लिए, वैसे ले जाओ और आप डिकम्पोजर घर पे बनाओ और अपनी नरवई को सड़ाने के काम आता है। तो इस तरह का शुरुआत भी कृषि विभाग के साथ में यूनिट के रूप में की थी। तो ये खूब उपलब्ध है, किसानों के लिए पर्याप्त अपन प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक चीज थोड़ी सी मेरे दिमाग में आ रही है जी। ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई कठिन सा साइंस है ये जो जैविक खेती, कि ये सब चीजें बनाना और उसमें कई टर्म्स आ गए, मतलब मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये 5-7 शब्द आ गए। तो क्या ये वाकई डिफिकल्ट है या आसान है? क्योंकि ऐसा, जैसे हमारे किसान, कई पढ़े लिखे किसान नहीं होते, कई लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में क्या वो सारी चीज़ें समझ सकते हैं और ये आसानी से इन सब चीज़ों को बना सकते हैं अपने खेत में? इसमें एक पहली बात तो ये है कि जैविक खेती में कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ये तो अपने हिंदी भाषा के शब्द के रूप में भाई अग्न्यास्त्र अपने शाश्वतों में, पुराणों में ऐसे शब्द लिए हैं क्योंकि ये मारने का सीधा काम करता है, बहुत कारगर है। तो अग्न्यास्त्र के रूप में ऐसा शब्द उसको दिया गया, बाकी उसमें कुछ नहीं है। 5 तत्वों को लगभग सभी सॉल्यूशन में रखा गया है। आपका 10 किलो आपका गोबर हो गया, 10 लीटर आपका गौमूत्र हो गया, और किलो भर या मुट्ठी भर मिट्टी कोई बरगद के नीचे की हो गई, या जहाँ पर रसायन प्रयोग नहीं किया हो, वो जीवाणु जो पहले जमीन में थे वो वहाँ पर उपलब्ध हो। तो पीपल और बरगद के नीचे की मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है। तो 1 किलो करीब वो मिट्टी हो गई, और फिर गुड़ हो गया 2 किलो, और आपका थोड़ा सा कोई भी दलहनी फसल का आटा अपन 2 किलो के लगभग ले लेते हैं। अब क्या होता है, इन 5 चीज़ों का एक बहुत महत्व है।
क्योंकि मिट्टी से वो जीवाणु मिल गए जो जमीन के लिए आवश्यक है, जिनको पालना है। गोबर से वो जीवाणु मिल गए जो कि उसको पचाने में, सड़ाने में काम करते हैं और जो रोग प्रतिरोधन में पौधे के लिए काम आएंगे। तो हमको जो मेन साधन है वो दोनों जीवाणु मिल गए। और गुड़ क्या करता है, उसको पोषण देता है सुक्रोज के रूप में, और आपका बेसन प्रोटीन दे। इस तरीके से उनका गुणन होता है। फिर इस महासंख्या को हम, महासंख्या इसलिए बोल रहा हूँ सर कि इसमें 1 ग्राम में लगभग 9 करोड़ या यूं नापते हैं 1 × 10⁸ अच्छा 9-13 तक भी लेते हैं। हाँ। और इस सॉल्यूशन को हम जब जमीन में, घोल को जमीन में डालते हैं तो इसका अच्छा असर देखने में मिलता है। पर ये क्या है, इनमें कन्वर्जन पीरियड चलता है सर, बदलाव परिवर्तन पीरियड चलता है जो 4 साल का होता है। जीविका महत्वपूर्ण अंग ये है कि 4 साल तक, पहले साल, प्रथम वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष, चौथे वर्ष का जो उत्पाद बनेगा आपका वो जैविक कहलाएगा। ये बीच का तो केवल उनका इंटरफेज है या परिवर्तन, कन्वर्जन पीरियड बोलेंगे उनको। ओके हैं। तो इससे गुजरने के बाद में आप जैविक हो गए। जब तक इनकी संख्या जब आप लगातार देते रहते हो तो आपके जमीन की जो सूक्ष्म जीवों की मात्रा है वो बहुत बढ़ जाती है। इस तरीके से और ये वो काम प्रोडक्शन भी बढ़ता होगा। जैसे जयनारायण साहब ने भी जो बताया था कि जो 2020 में उनको जो प्रोडक्शन हुआ था वो 18 से 12 पे पहुंच गया था, और फिर वो धीमे धीमे से 12 से बढ़ते बढ़ते वो 3-4 सालों में वापस 18 पे आ गया। इसीलिए इसको इनकन्वर्जन पीरियड बोला जाता है। ओके हाँ, कि परिवर्तन होते 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 उसमें खेत में वो उतनी क्षमता विकसित हो जाती है कि सब चीजों को परिणाम परिलक्षित होने लगता है। ओके 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 जयनारायण साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। जैसे आपसे मेरा पहला प्रश्न तो यही था कि किस तरीके से हम, जब कीटों का हमला होता है तो हम उस पे जैविक खेती के दौरान हम किस तरह से उससे फाइट करते हैं। अब हम बात करें भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम किस तरीके से जमीन को तैयार करते हैं। जैसे रासायनिक खेती में तो क्या होता है कि वो जो भी खाद वगैरह है, रासायनिक खाद बने हुए आपने छिड़क दिया। हमको गाइडलाइन है कि 1 एकड़ में आधी बोरी डालना। किसान जो है उत्पाद बढ़ाने की दिशा में, या कहीं से उसने ये ज्ञान प्राप्त किया कि यदि ज़्यादा डालो तो ज़्यादा उत्पादन होता है, तो और ज़्यादा डाल देता है। तो जैविक खेती के दौरान हम भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए और भूमि को बैलेंस करने के लिए, मिट्टी को बैलेंस करने के लिए हम किस तरीके से, या आप क्या तकनीक अपनाते हैं? सर बहुत अच्छी बात है। बच्चे जब पैदा होता है तो उसको टॉनिक दिया जाता है, पोषण दिया जाता है। इसी प्रकार धरती माँ को भी पोषण की आवश्यकता जरूरी है। इसके लिए हम वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं। अच्छा, केचुआ खाद, जिसको केचुआ खाद बोलते हैं, जीवामृत का प्रयोग करते हैं, गोकृपा अमृतम का प्रयोग करते हैं, ब्रह्मास्त्र, जीवामृत, गोकृपामृतम, वर्मी कंपोस्ट, आग्नेयास्त्र, नीमास्त्र, बीज उपचार, ये सारी विधियां कृषि विज्ञान के माध्यम से मैंने सीखी हैं और लोगों को सिखा भी रहा हूँ। अच्छा। ज्ञान भी दे रहा हूँ। और इससे भरपूर फसल पैदा भी हो रही है, गुणवत्ता युक्त वाली फसल पैदा हो रही है। आपने ये जितने भी नाम लिए, ये आप स्वयं अपने खेत में ही तैयार करते हैं? जी हाँ, मैं पूरा खेत में तैयार करते हैं। और सब कोई कठिन काम नहीं, बहुत सरल विधि है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक जीवामृत का उदाहरण दूं। 15 किलो गोबर, 10 किलो देसी गाय का गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 1 किलो बरगद की या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, इसको सबको मिश्रण बना दे और 100 लीटर पानी में डाल दें। उसको 8 रोज तक घुमाइए। और जब तो अपने को 8 रोज में बनकर तैयार हो जाता है। जब अपने को इसको यूज करना है तो इसमें और पानी भर दें, 200 लीटर कर दें इसको। और जहाँ पे पानी चल रहा है, या तो उसको ड्रिप के माध्यम से या नली के माध्यम से पानी के साथ में बहा दें, तो बहुत अच्छी और गुणवत्ता युक्त फसल पैदा होगी। ये मेरा दावा है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, गोपाल भाई सुतारिया बंसी गिर गौशाला अहमदाबाद द्वारा निर्मित गोकृपा अमृतम भी मैं पिछले 5 वर्षों से प्रयोग कर रहा हूँ। इस साल सर मैंने 8000 लीटर जीवामृत, 8000 लीटर गोकृपा अमृतम और 60 कुंटल वर्मी कंपोस्ट अपने खेतों में डाला, घर के बना हुआ। और
बहुत अच्छी फसल मिली है। साहब लोग देख के भी आए वहाँ पे। ओके ओके। अच्छा, ये जो आपका ये जो उत्पादन हो रहा है, तो जैसे कि हम कहें कि कई जगह सुना है कि जो जैविक उत्पाद हैं उनको बाजार में मूल्य नहीं मिलता प्रॉपर, जितनी लागत हो जाती है उतना मूल्य नहीं मिलता। तो आपके जो उत्पाद हैं उनकी क्या स्थिति है? क्या आपको आपके उत्पादों का सही मूल्य बाजार में मिल रहा है? सर पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मुझे बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जब मेरे फार्म पे विजिट करने के लिए जाते हैं और मेरे कार्य से जब प्रभावित होते हैं तो वहीं पे मुझे ऑर्डर भी दे देते हैं। अच्छा। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा आभारी अगर मानूं तो कृषि विज्ञान केंद्र का, कृषि अधिकारी का, उद्यान विभाग का, कि जो समय समय पर मुझे गाइड करते रहे। और आज तक पिछले 4-5 वर्षों में मेरे धैर्य को भी इन्होंने बनाए रखा। बिल्कुल कि बिल्कुल। दादा हिम्मत नहीं हारना, अपन एक रोज चरम सीमा पे पहुंचेंगे। तो नहीं, जैसा कि हम देख रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि हरदा जिले में बहुत कम लोग हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। तो यदि कुछ लोग यदि कर रहे हैं तो उनका उत्पाद तो बिल्कुल बहुत अच्छे से, बड़े वाकई जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। बिल्कुल आपके घर से ही लोग उठा ले जाते होंगे और बुकिंग चलती होगी। सर पिछले वर्ष का मेरा गेहूँ जी। और इस वर्ष का गेहूँ 4,500 रुपये कुंटल बिका। अच्छा। हाँ। और मार्केट में नॉर्मल गेहूं कितना जाता है? मेरे ख्याल से सोसाइटी में 25-26 रुपये कुंटल बिक रहा है। तो मार्केट में तो 1,000 रुपये कम से कम, 1,000 रुपये कम से कम पर क्विंटल आपको ज्यादा मिल रहा है। जी। नहीं सर, 2,000 रुपये कुंटल। अच्छा। मार्केट में अभी अच्छा 4.5। हाँ मंडी में सॉरी, मतलब 2,500 हाँ, बिक रहा है। 2,500 यदि बिक रहा है, 4,500 गया तो 2,000 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट अपन कह सकते हैं डबल ही जा रहा है। मतलब 2,525 से, हाँ, डबल से थोड़ा सा कम। कोई बिल्कुल। कठिन विधि नहीं है सर जी जैविक खेती करना। हाँ। मेरे लिए तो कोई कठिन विधि नहीं है। हाँ। अगर कोई सीखना भी चाहे तो मैं उसको, जो मेरे पास में टूटा फूटा ज्ञान है, दे भी सकता हूँ। अच्छा, किसान क्यों नहीं अपना रहे? क्या कारण हो सकता है? ये जो संख्या है सर ने बताई कि बहुत कम है, ये क्या आपको क्या लगता है क्यों कम है ये? सर मेरे शब्दों में अगर बोलूँ तो किसान आलसी है, करना नहीं चाहता। अच्छा। सीधा मार्केट से यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड खरीद के डाल देता है। वो जानता भी है कि मैं जहर खा रहा हूँ, मेरे बच्चों को जहर खिला रहा हूँ, फिर भी वो कर रहा है। मेरे को तो मेरे पिताजी की बात मेरे दिमाग में जो गूंजी, कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई, उसी समय से मेरे दिमाग में एक चक्रव्यूह था कि इस कैंसर को कैसे हटाया जाए, लीवर को कैसे हटाया जाए, शुगर को कैसे हटाया जाए। और धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से, कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से मुझे जो थोड़ा सा ज्ञान मिला, और ये आज आप लोगों के सामने है। ओके ओके। तो देखिए, हमने समझा कि जब हम कभी जैविक खेती की बात करते थे तो एक यही बात आती थी कि जैविक खेती में फ़ायदा नहीं है और ये लाभदायक नहीं है। लेकिन राय साहब से चर्चा के बाद मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से जैविक खेती हमारे लिए लाभकारी नहीं है। जैविक खेती 100% लाभकारी है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। अभी तक की चर्चा में हम समझ चुके हैं कि जैविक खेती कहीं ना कहीं भविष्य है हमारे देश का। पशुपालन और जैविक खेती का भी आपस में घनिष्ठ संबंध है और एक प्रॉपर इकोसिस्टम कहीं ना कहीं डेवलप करने की आवश्यकता है। जैसा कि जब ये रासायनिक खेती जब शुरू नहीं हुई थी, उस समय जो एक इकोसिस्टम जो था, उसी तरह का इकोसिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है। हम किस तरीके से जैविक खेती को आम जनता तक पहुंचा सकते हैं, युवाओं तक हम उसको पहुंचाएं, और हमारे युवा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे युवा भविष्य है, हमारे युवा हमारे देश का भविष्य है। तो यदि युवा समझ गए कि जैविक खेती हमारे लिए लाभदायक है, तो कहीं ना कहीं हम वापस से वो जो इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, पुराना वाला, वर्षों पुराना, वो डेवलप हो जाएगा। तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं और क्या योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं? इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो भविष्य की संभावना है, अगर जैविक खेती को लेकर देखें तो, क्योंकि जो आपका जैविक खेती है वो जब तक सरोकार को हम नहीं देख सकते हैं कि
आपका जो पीढ़ी है इसको एक तो पूरा सिद्धांतिक रूप से जाने समझे, तो जब इसको जानेंगी समझेंगी तब जाके उसको अपनाएगी, फिर उत्पाद बनेगा, तब हमारे उपभोग के लायक बनेगा। इसके बीच में दो कड़ी को हमको बहुत गहनता से देखना होगा। जिस तरीके खेती को देखते हैं कि भाई एक तो सीमांत रसायनों के साथ में खेती करना, जो अपने एक बहुत बड़ा भाग है जनसंख्या का, उसके खाद्यान्न की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक है। लेकिन इसको यहाँ से शुरू करना चाहिए कि जब अपना देश आज़ाद हुआ तो 1947 के समय जब हमारा सब कुछ प्राकृतिक था, सब कुछ ऑर्गेनिक था, बहुत कम दवाइयाँ चलती थी, तब हमारा सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जनसंख्या भी कम थी और हमारा कुछ उन संसाधनों में हो रहा था। लेकिन जब बैल की बात करते हैं या जोतने की बात करते हैं तो उनकी जो क्षमता है वो कम हुआ करती थी कि 2 बैल 4 बैल 10 बैल कितना करेंगे, और जनसंख्या कितनी। आजकल 52 हॉर्स पावर का 53 का बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए हैं, तो जो काम वो महीनों में करते थे आजकल दिनों में हो रहे हैं। तो एक वजह ये भी है कि ज़्यादा एरिया और ज़्यादा वो होने की वजह से जल्दी काम को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन बैलों के माध्यम से धीरे धीरे होता था। तो उस समय क्या जनसंख्या कम थी देश में, और उस समय संभावनाएं थी, चल रहे था कि उत्पादन जितना हो उतने में प्रतिपूर्ति हो रही। लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ी तो उस समय क्या था कि कुछ खाद्यान्न के लिए भी कमी थी, तो सरकार का इस तरफ गया कि सबसे पहले तो हमारी जो जनसंख्या उसका पेट भरे कैसे भी। तो हमारे जो रसायन जहाँ से भी लाए उपलब्ध हुए उनको कृषि विभाग के माध्यम से खेतों तक पहुँचाया, और जब रसायन एकदम से जैविक खेती के साथ मिला, यानी कि स्वस्थ मृदा के साथ में मिला, तो उत्पादन एकदम से बूस्टअप किया, बहुत अच्छे से मिला। तो लोगों को लगा कि रसायन डालने से उत्पादन बढ़ता है। सच बात है, उत्पादन बढ़ता है क्योंकि हमारी मिट्टी स्वस्थ थी, जीवाणु पर्याप्त है। अब जब उत्पादन बढ़ गया है और लोगों को धन धान से अपना देश परिपूर्ण है, तो फिर जब संख्यात्मक बढ़ जाता है तो फिर आता है गुणात्मक, यानी कि क्वालिटी। तो जब जैविक खेती की बात करते हैं तो एक क्वालिटी को परिलक्षित करता है कि अब आदमी को जब एक संख्या के रूप में खाद्यान्न की पूर्ति हो जाती है तो फिर गुणवत्ता पे जाता है, तो उसके साथ साथ उसका रेट भी बढ़ता है, मार्केट वैल्यू भी बढ़ता है। कम एरिया में करते हैं तो उसका जैसे कि आपने देखा कि अपने राय साहब बता रहे थे कि उसका जो रेट है वो डबल हो जाता है, तो किसान को कहीं भी वो उस तरह का नुकसान नहीं होता। लेकिन इसको करने में बिना रुचि के जैविक खेती को नहीं कर पाएंगे। तो इसमें संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं युवाओं के लिए भी, और जब ज़्यादा लोग करेंगे तो अपना मिट्टी का स्वास्थ्य इस तरीके से सुधरेगा जिन विधियों को अपन अपनाते हैं। फिर एक और बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 2012 में एक सीरियल चलता था सत्यमेव जयते अमेरिकन का, तो उस समय एक जनरल सर्वे लिया गया था जब मेलाथियन, एंडोसल्फान, मोनोक्रोटोफॉस इस तरह की दवाइयाँ चलती थी। तो IIT खड़गपुर जो अपना है वहाँ पर कुछ महिलाओं को जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, जो दूध पिलाने वाली माँ होती है, उनके दूध को लिया और उनकी जांच किया। उनका देखने का ये था कि जो हम रसायन खेत में डालते हैं वो किस हद तक हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस सैंपल की जब जांच करी तो उसमें पाया, ये वीडियो आज भी उपलब्ध है नेट में, मिल्क में भी निकला। मिल्क में मिला। मतलब कितनी क्रियाओं से वो रसायन गुजरा। पहले सोयाबीन लिया पका, फिर उसका कितनी डिग्री में अपना रिफाइंड बनाया, फिर वो पूरी सब्जी कुछ बनाया, जो भी बना, फिर हमने उसके खाया, बावजूद भी खत्म नहीं हुआ उसका पेट में गया, पेट से फिर अपना खून बना, खून से दूध बना। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भी 200% एंडोसल्फान और आपका ट्राइजोफॉस ये केमिकल उस दूध में पाया गया। तो हम इससे देख सकते हैं कि जो अनाधुन दुरुपयोग है रसायन का, उसको जब तक सीमांत में नहीं करेंगे, जब तक अपना ये इसी तरीके से हमारे दुष्परिणाम सामने आएंगे। जबकि हमारे देश का जो कंज्यूमशन है 0.65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लगभग सरकारी आंकड़े बताते हैं। अच्छा। और जबकि और देशों को तो 11 किलो, 12 किलो, 17 किलो तक ये आंकड़े देखे गए हैं कि प्रति हेक्टेयर वो लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन ये कितनी उसकी अवधि है, किस समय डालना है, कौन सा डालना है और कितने समय के बाद कंज्यूमशन करना है, इस पर निर्भर करता है कि वो कितना दुष्परिणाम देगा या नहीं देगा। तो ये एक संख्यात्मक रूप में उत्पादन बढ़ाने के लिए, सतत खेती के लिए रासायनिक को समन्वित खेती करना ठीक है, और जैविक गुणवत्ता युक्त खेती है। तो जो गुणवत्ता करते हैं तो उनका मूल्य तो अपना आप ज़्यादा होगा ही। तो इस तरीके से अपार संभावनाएं में आंक सकते हैं कि युवाओं के लिए जैविक खेती भी बहुत बड़ा मार्केट अपना बन सकता है। बिल्कुल, मतलब आप ये कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि रसायनों का प्रयोग तब तक
ना करें जब तक अति आवश्यक ना हो। बिल्कुल। यदि कोई मॉडरेट खेती भी कोई कर रहे हैं तो वो लोग भी रसायन के केमिकल्स का उपयोग कम से कम करें। इसके साथ में ये एक और बात आपने बहुत अच्छी बताई सर। तो इसमें क्या है कि जो समन्वित समन्वित फसल उत्पादन है, इसी तरीके से समन्वित रोग प्रबंधन और कीट प्रबंधन दो मुख्य सिद्धांत होते हैं। इनका भी परिलक्षित ये होता है, इनका भी एक टारगेट, इनका एक लक्ष्य ये होता है कि रसायन का प्रयोग अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। हाँ। पहला आपका भौतिक विधियों से करना चाहिए, दूसरा आपका जैविक विधियों से करना चाहिए, और फिर मैकेनिक, फिर जैविक और फिर रासायनिक, चौथे नंबर पर रासायनिक। बिल्कुल। जैसे अगर अपन कहें किसी बुकों में अपन को मिल जाता है कि एक आदमी 33 ppm जहर पर किलो बॉडी वेट से ज्यादा एक दिन में नहीं खा सकता। तो इस तरीके से अपन इसका आखिरी अंतिम उपाय समझे। बिल्कुल। इनके कुछ जैसे हम मार्गदर्शन। शरीर की यदि बात करते हैं तो यदि आपके हाथ में या कोई चोट आ गई है तो सबसे पहले कहा जाता है कि आप उसको फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज से ठीक करो। बिल्कुल सही। और यदि वो नहीं होता है तो फिर आप घरेलू उपाय अपनाओ कि हल्दी या ये सब करके। और जब नहीं हो रहा है उसके बावजूद भी ठीक, तब फिर जाके एलोपैथी डॉक्टर को जाके आप उसको यहाँ पर एक बात ये बिल्कुल छूट रही है, जो हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी अहम बात ये है कि जब कोई दवा, किसान क्या समझता है जो अभी चलन में है कि भाई मैंने दवाई डाल दी है, कितना डोज डाल रहा है, डबल डाल रहा है, ट्रिपल डाल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ये रहता है कि भाई ये मैंने दवाई डाली मतलब 100% रोग प्रबंधन होना चाहिए, 100% कीड़ा मरना चाहिए। जबकि जो दवाइयाँ होती है वो LD50 मतलब लीथल डोज 50%। आपका 50% ही जो हानिकारक अपने जो कीट हुए, रोग हुए, उनके 50% संख्या को ही मारने के लिए रिकमेंडेड है। और हम टारगेट में रखते हैं कि 100% मरना चाहिए। 100% मरने का मतलब है कि हमारे खाद्य श्रृंखला में शामिल होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होना। तो इस तरीके से हमको ये भी समझना होगा कि भाई दवाइयाँ हैं, जो रिकमेंडेड डोज है वो 50% मरेगा, प्रबंधित होगा, बाकी 50% आपके अन्य विधियाँ, जैविक हो गई, भौतिक हो गई, या आपके मैकेनिकल मेथड हो गया, इन विधियों का समन्वित रूप करके। और आखिरी जब एक और बोलते हैं भाई जैसे इल्ली है, अब इल्ली का प्रबंधन करना है तो कब इस्तेमाल करें, तो ऐसा माना जाता है कि 1 वर्ग मीटर एरिया में, जैसे सोयाबीन, चने और मूंग की बात करें तो 25 से 33 पौधे आते हैं प्रति वर्ग मीटर में। अब प्रति वर्ग मीटर में 2 से 3 इल्ली अगर आपको मिलती है तब जाके आपको रसायन का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये इस तरह के आंकड़े भी अपने साइंस ने दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, तब तक नहीं करना चाहिए कि बहुत ज्यादा उनको डॉक्टर साहब इस तरह का लिटरेचर मुझे आम किसान के घर में नहीं मिलता। इस तरह का लिटरेचर हमने बनाया है, मैंने भी खुद ने बनाया, प्रति फसल का हम लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं। पर ये है कि जैसे कुछ सीमा है कि भाई अपन बहुत सारी जगह पर दूरस्थ वाले हैं, वहाँ पर कभी अपन जा नहीं पा रहे हैं, तो उनको कभी कभी जैसे अपना एक किसान सारथी अपना ऐप चलता है, मोबाइल व्हाट्सएप चलता है, तो इनके माध्यम से समय समय पर मैसेज के माध्यम से अपन पहुँचे। जैसे PDF फॉर्म में ये लिटरेचर और ये सब सारी चीजें आजकल ये अपने ग्रुप में भी चल रहे हैं, बहुत सारे हरदा जिले के ग्रुप, प्रोग्रेसिव फार्मर के ग्रुप है, उसमें भी हम जुड़े हैं, साहब भी जुड़े हैं। तो उनके माध्यम से भी किसान को सीधा संवाद अपना हो रहा है, और उनको कॉल करने के लिए भी नंबर अपने सब प्रसारित किए गए कि आपको जब भी समस्या है। कभी कभी तो किसान सर हमको रात के 8 बजे फोन कर देता है, बोले कि तो उनको उस समय भी संतोषजनक अपन को बात बतानी होती है, और जो लोग अपने साथ में कर रहे हैं उनको निश्चित लाभ पहुंच रहा है। अब धीरे धीरे इसको भी प्रतिपूर्ति जो लिटरेचर की है, या तो मेरे ख्याल से यदि लिटरेचर किसानों के घर में होता है तो कहीं ना कहीं पड़ेगा वो। इसीलिए पैम्पलेट उनको हम हर प्रोग्राम में वितरित करते हैं। जहाँ भी प्रोग्राम होता है कि भाई अभी नहीं सुना तो कभी फ्री समय में बेटा उसको पढ़ेगा। तो इसी उद्देश्य हेतु लिटरेचर प्रोवाइड कराए जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी चर्चा अब अंतिम दौर में है। काजदे साहब, हरदा जिले के किसानों से आपकी क्या अपेक्षा है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के परिप्रेक्ष्य में? जिला प्रशासन और विभाग की ओर से हरदा जिले के किसानों से हमारी अपेक्षा है कि क्योंकि हरदा जिले के किसान बहुत सक्षम, जागरूक, मेहनती, हर प्रकार से वो परिपूर्ण संपन्न है। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने जो भूमि है, भूमि क्षमता के आधार पर अपने
दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली जैसे फसल या सब्जी हो, वो कम से कम आधा एकड़ से 2 एकड़ तक या 1 हेक्टेयर तक अपने स्वयं के उपयोग के लिए वो फसल सब्जियां उगाकर अपने दैनिक उपयोग में लाएं और लोगों को भी बताएं कि उससे क्या फ़ायदे हैं और उसमें कितना गुणवत्ता युक्त भोजन या सब्जी या कहना चाहिए अनाज उत्पादन होता है। तो मैं पुनः सभी ज़िले के किसान से अपील करना चाहूँगा कि आधा एकड़ से 2 एकड़ पर जैविक या प्राकृतिक खेती अपनाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे दर्शकों ने हमारे आज के तीनों मेहमानों के माध्यम से जैविक खेती को समझा है और कहीं ना कहीं वे उत्साहित भी हुए होंगे जैविक खेती की ओर अग्रसर होने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद AR ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में शामिल होने के लिए।